ये जय भीम का जो नारा है, ये भारत के बाहर जितने भी विदेश से भिक्षुगण लोग आते हैं, ये मैंने उन्हें समझाया है इस नारे का मतलब क्या है। तो जब हम जय भीम बोलें तो वो नारा उन सारे देशों तक पहुंचना चाहिए। अभी मैं परभनी में हूँ और आपका जय भीम का नारा मुझ तक भी सही तरीके से नहीं पहुंचा। एक बार और कोशिश करके देखते हैं। जय भीम। अब ठीक है, मुझे लगता है कि मैं परभनी में आ गया। पहले तो अपना आदर व्यक्त करता हूँ हमारे महाथेरो भंते उपगुप्त जी का, हमारे भंते पत्रगण जो थाईलैंड से आए हैं महाथेरो, और जितनी भिक्षु संघा है उनको अपना आदर व्यक्त करता हूँ। मेरे दोस्त सिद्धार्थ अत्तिम्बीरे जी, कांबले साहब, ताई, भालेराव जी और जितने भी यहाँ पर वीआईपी गेस्ट हैं और हमारे दोस्त हैं, उनके आगे भी अपना आदर व्यक्त करता हूँ। आप लोग खासकर, अगर आप नहीं तो मुझे लगता है कि हम भी नहीं और फिर कुछ भी नहीं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा आदर मैं आप पर व्यक्त करता हूं कि आप इतनी मेहनत कर कर यहाँ पर हमें सुनने के लिए आए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बातें बहुत सारी करनी है, समय कम है, लेकिन मैं सारी बातें आपको जो दिल की हैं वो बताऊंगा ज़रूर, क्योंकि मैं जो बातें करता हूँ बड़ी दिल से करता हूँ ताकि सब तक पहुँचे और वो समझें। आज हम परभनी में हैं। ये एक शुरुआत है कि भारत में हम अनेक जगहों पर हम जाते हैं और मैंने देखा है कि बहुत बड़े बड़े ढांचे जो हैं वो खड़े किए गए हैं, जिसमें बड़े लोगों ने खड़ा किया है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई अमीर आदमी है, लेकिन वो ढांचे एक ढांचे का रूप बनकर ही रह गए। कभी ऐसा नहीं हुआ कि वहाँ बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो रही हैं। और एक ऐसा सुंदर विहार, अभी तक सबका स्टाइल एक ही है, एक ऐसा सुंदर विहार जिसे देखने के लिए लोग दूर दराज से आए। एक भारत में गोल्डन टेम्पल तो सभी ने सुना ही है कि हाँ, एक अमृतसर में गोल्डन टेम्पल है सिखों का। तो हमने एक संकल्प किया कि एक ऐसा विहार जो लोग दूर दराज से वर्ल्ड में जो अजंता अलोरा देखने आए या मुंबई आए या महाराष्ट्र में अंदर आए, तो ये ज़रूर कहें कि हमें स्वर्ण बुद्ध विहार देखे बिना यहाँ से जाना नहीं। ये कार्य जो है पूरा हो रहा है सिद्धार्थ अत्तिम्बीरे जी की वजह से। आज एक बड़ा ऐतिहासिक दिन है कि बुद्धिस्ट जो फ्लैग है वो आज पंचशील का जो झंडा, जो महाराष्ट्र का सबसे बड़ा झंडा और सबसे बड़ा कार्यक्रम यहाँ पे किया जा रहा है, ये हमारे लिए नहीं है, पूरे परभनी के लिए बहुत ही बड़े गर्व की बात है। उसका सारा श्रेय मैं आप सबको, सिद्धार्थ जी को और इनकी पूरी टीम को देता हूँ कि उन्होंने इसको सक्सेसफुल बनाया। हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें करनी है। मेरे बारे में काफ़ी सारी चीज़ें लोगों ने बताई कि मैंने एक फ़िल्म की, फ़िल्म करने के बाद मैंने धम्म पढ़ा, धम्म पढ़ने के बाद मुझे लगा कि ये तो एक तरह से जैसे गाड़ी के शीशे के आगे वो गंद लगता है तो वाइपर चला के सब कुछ साफ़ दिखना शुरू होता है, तो मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। मुझे सब कुछ धम्म पढ़ने के बाद साफ़ दिखाई देने शुरू हुआ। तो मुझे लगा कि अभी बहुत सारे भ्रमों में जी रहा था, तो कोशिश की कि भी आगे कैसे बढ़ना है, तो बुद्धिज़्म का प्रचार प्रसार किया। तो जब एक बड़े महाथेरो के पास श्रीलंका में गया उनके दर्शन करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए, तो उन्होंने मुझसे मिलने से मना कर दिया। तो बहुत सारे लोगों ने कहा, बनते लोगों ने, कि गगन को तो मतलब सब लोग एक तरह से उसकी पूजा कर रहे हैं और आप उनसे मिलने से भी इनकार कर रहे हैं, ऐसी क्या बात है। तो बनते जी ने कहा कि ये तो वो बात कर रहा है कि खुद तो खुश नहीं है और लोगों में खुशियाँ बांटने की बात कर रहा है। तो मैं समझ में नहीं आया। तो उन्होंने कहा उनसे पूछो क्या वो खुद बुद्धिस्ट है जो लोगों को बुद्धिज़्म फॉलो करने की बात कर रहा है। तो ये बात तो सही थी। अब दिमाग और दिल से तो बुद्धिस्ट हो चुका था, इसलिए वो प्रक्रिया भी पूरी की और 2014 में मैंने बौद्ध धर्म स्वीकारा। ये हर चीज़ के पीछे की जो कहानी है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। कहानी आगे बढ़ती है और मुझे लगता है कि मैं भारत में जाऊँगा और बुद्धिज़्म का बहुत अच्छे से प्रचार प्रसार करूँगा। तब तक मुझे बाबा साहब के बारे में नहीं पता था। मैंने बुद्धिज़्म श्रीलंका में पढ़ा, श्रीलंका में फिल्म की, वहीं का बुद्धिज़्म देखा और फिर भारत में आता हूँ। और ये कड़वी सच्चाई है, ये कड़वी सच्चाई है कि अभी भी हमें लगता है पूरे भारत को शायद जय भीम का मतलब पता होगा, पूरे भारत को बहुत सारे स्कूलों में उनके बारे में नॉलेज होगी। तो ये कड़वी सच्चाई यही है कि लोगों को नहीं पता बाबा साहब के बारे में। केवल इतना जानते हैं वो कि 14 अप्रैल को
हमारी छुट्टी होती है उस दिन अम्बेडकर जयंती है। इससे ज़्यादा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं। कभी एक होता है तो पढ़ाई में एक ऐसे आ जाता है, लेकिन जो उनके बलिदान है वो आज तक किसी ने उसकी बात नहीं की। भारत को बुद्ध को भारत का बेटा कहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री भी जाते हैं तो कहते हैं ना कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ, और भी बड़े बड़े अमीर लोग भी कहते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ। लेकिन बुद्ध के बारे में किसी ने कार्य क्या किया है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी तक किसी ने उस टाइप का कार्य नहीं किया है कि आप सब कुछ तो पढ़ा रहे हैं जो बाबा साहब ने, जिसने वही बुद्ध जो भारत का बेटा है उसे बचाने का कार्य किया है। आज भारत में बुद्धिज्म अगर जिंदा है तो उसके पीछे एक ही नाम है, एक ही कारण है, और वो है बाबा साहब अम्बेडकर। अब मैं यहाँ पर आया तो मैंने उनके बारे में पढ़ा तो मैं पढ़ता रह गया। मैं कहा ये तो ऐसे इंसान हैं जिनको किसी स्कूल में साथ में उठने बैठने नहीं दिया गया, साथ में पढ़ाई नहीं करने दी गई, पानी नहीं तक पीने दिया गया, बच्चों के साथ खेलने नहीं दिया गया, और उसका इतना बड़ा संकल्प देखो। जहां ऐसा उनके साथ हुआ और उन्होंने उसी देश का संविधान लिख दिया, और यही नहीं वो मकाम हासिल किया जो उनको साथ में पढ़ने या बैठने नहीं देते थे। आज उनकी तस्वीर लगती है तो प्रधानमंत्री का भी सर उनकी तस्वीर के आगे झुकता है। और आप जो है सारे लोग ये समझिए, आप सारे लोग जो हैं बाबा साहब का ही खून है, जो एक बच्चा 1000 के बराबर है। इसलिए अपने आप को कभी भी किसी से कम मत आंको। मैंने ये संकल्प लिया कि मैं भारत में अब बुद्धिज़्म कैसे बढ़ाऊंगा, तो मैं जगह जगह विहारों में गया और मैंने देखा कि वहाँ मूर्तियों की कंडीशन काफ़ी ख़राब है। कोई मिट्टी की मूर्ति है, कोई टूटी हुई है, कोई सही दिशा में नहीं है, कोई छोटा कहीं है ही नहीं है, कोई बहुत ही छोटी है। तो मैंने ये संकल्प लिया कि सम्राट अशोक तो सम्राट थे तो उन्होंने 84,000 स्तूप बनवाए थे, तो मैं एक काम करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि पूरे भारत में 84,000 मूर्तियाँ बांटने का काम करता हूँ। तो मूर्तियाँ बांटने का काम करीब 25,000 मूर्तियाँ हम अभी तक बांट चुके हैं और ये कारवां आगे बढ़ रहा है। अब बात ये आती है कि मैं जिस विहार में जाता हूँ वहाँ पर विहार की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी तो है, लेकिन केवल 10% विहार ऐसे हैं जहाँ पर भिक्खु है। 90% विहारों में भिक्खु नहीं है। अगर हमारे भिक्खु नहीं बनेंगे तो बुद्धिज़्म का भविष्य भारत में खतरे में है, आगे कोई बढ़ा नहीं पाएगा। तो यहाँ पे हमने एक स्टैंड लिया है और एक संकल्प किया है, और आज ये आह्वान मैं आपको भी करने वाला हूँ। वो ये है कि पहले तो माँ बाप बहुत खुशी से आगे आते थे। थाईलैंड में तो आज भी बहुत खुश हो जाते हैं अगर किसी बच्चे को, वो कहते हैं ना भिक्षु बनना है, तो खुश होते हैं। कोई माँ बाप जो गरीब हो, कोई माँ बाप जो दिल से चाहें उनका बच्चा आगे बढ़े। तो अगर कोई बच्चा, छोटा बच्चा आगे भिक्षु बनकर पढ़ाई करना चाहता है, 10-15 साल उसकी पढ़ाई ग्रेजुएशन के साथ भिक्षु के रूप में उसे थाईलैंड में फ्री करवाने का हम वादा करते हैं। लेकिन ये स्टैंड आपको लेना है कि आगे बढ़कर कौन आता है कि ये कार्रवाई की जाए। हमारे यहाँ पे बुद्धिज़्म बहुत अच्छे से है। मतलब आप ये देखिए, इतनी कड़ी धूप में मैंने सोचा था काफ़ी कम लोग आएंगे, लेकिन इतने सारे लोग इकट्ठे हुए और जी जान से जब जय भीम की बात आती है तो सब लोग जुड़ते हैं। लेकिन बुद्धिज़्म का कार्य वो कितना कर रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है। तैयार आज कितने सुंदर सब लोग तैयार होके आए, बहुत अच्छे लग रहे हैं, मैं भी अच्छे से तैयार होके आया हूँ। लेकिन जब हम किसी विहार में जाते हैं, ज़्यादातर विहारों की बात कर रहा हूँ मैं, तो मुझे लगता है कि मैं किसी गवर्नमेंट की पुरानी बिल्डिंग के बीच में एक छोटे से कमरे में आ गया हूँ जिसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। तो ये आपको ये जानना पड़ेगा कि आपकी बुद्धिस्ट होने की पहचान आपके कपड़ों से नहीं, आपके एरिया के विहार से होने वाली है। तो उसका ख्याल रखना आपका। मैं तो भिक्खु भी बना 4 महीने के लिए, थोड़ा सा अच्छे से सीखना चाहा था, तो मैं थाईलैंड गया और वहाँ 4 महीने एक भिक्षु बनकर रहा। तो जहाँ चारिका करना पड़ता है, रोज़ सुबह 6:30 बजे उठते हैं और वो कहते हैं कि 1 घंटे के लिए चारिका करो। मैंने कहा बैंकॉक जैसी सिटी में चारिका अगर मैं करूँगा तो मुझे सुबह 6:30 बजे कौन भिक्षा देने आएगा। वो कह रहे आप जाइए,
तो पहला दिन था जब मैं बाहर निकला बिहार से, तो आप मानेंगे नहीं 250-300 लोग कतार में खड़े थे कि भारत से एक लड़का है बुद्धिज्म वापस लाने की कोशिश कर रहा है, जो चलन बाबा साहब ने चलाया धम्म चक्र का, उसे गति देने की कोशिश कर रहा है। तो 250 लोगों ने 1 घंटे में खाना दिया, जो 1000 लोगों ने खाना खाया 1 घंटे के अंदर। तो यहाँ तो बहुत मुश्किल से मुझे कभी चारिका कुछ स्पेशल करता हुआ कभी कोई दिखता नहीं है। तो ये अब सपना है कि मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद, ऐसी जो मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं, गांव नहीं, वहाँ पर भी मैं चाहता हूँ बंते जी कि वहाँ पर भी चारिका करते हुए हमारे सारे बनते लोग आए। वो तो आ जाएंगे, लेकिन उनको चारिका देने की ड्यूटी किसकी है? बनते जी की है। वो तब आएंगे जब उनको पता होगा कि आज हम चारिका करने निकलेंगे, तो रास्ते में उपासक खड़े होंगे हमें दान देने के लिए। तो मुझे लगता है कि पहली ड्यूटी किसकी? संघ की रक्षा करना, संघ की सेवा करना आपकी बहुत बड़ी पहचान है, एक बुद्धिस्ट होने की पहचान। ये अपने दिमाग से आप जाने मत दीजिएगा। अब बुद्धिज्म की अवेयरनेस की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर आज प्लेन लैंड है, लेकिन आने वाले समय में एक ऐसा विहार बनेगा, परभनी का नाम होगा, जो पूरी दुनिया देखेगी, भारत ही नहीं देखेगी। उस तरह की कोशिश में आगे बढ़े हैं, जो कि थाईलैंड से डिज़ाइन होकर आया है। लेकिन बहुत जल्द हम यहाँ पर एक बड़ी मूर्ति लाकर भी रखेंगे, ताकि आप सब लोगों का वहाँ पर आना जाना शुरू हो, और वहाँ पे आप वंदना करने के लिए सभी लोगों को एक दिन तय करके आना होगा। अभी तालियां तो बहुत बज रही हैं, मैं एक और सच्चाई बता देता हूँ। बातें सारी वही कहूँगा जो सच्ची है। सारे धर्मों का एक एक दिन है। मैं देखता हूँ कि मुस्लिम लोग शुक्रवार को जाते हैं, उनका एक दिन है। सरदार लोग संडे को जाते हैं, क्रिश्चियन लोग भी संडे को जाते हैं। ऐसे हिंदू लोग हर एक दिन उनका एक एक दिन है, हर देवता का दिन है। तो उनके पास एक रीज़न है कि वो मंदिर में जाएं, या गिरजाघर में जाएं, या मॉस्क में जाएं। बुद्धिस्ट लोगों का मैंने देखा है एक दिन ही तय नहीं किया हुआ है। किसी दिन ऐसा लगता है कि पिकनिक मनाने जाना है, तो चलो आज हम बिहार चले जाते हैं, आज कोई काम है तो चले जाते हैं। तो ये संकल्प लेना ज़रूरी है कि अगर आप बुद्धिस्ट हैं तो एक दिन, यानी कि मैं तो ये कहूँगा कि बुधवार, जिस दिन बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ था, आप चूज कर लीजिए कि हर बुधवार को हर बुद्धिस्ट आदमी एक बार अपने विहार में ज़रूर जाए। और जब कोई विहार में जाता है तो वो असली पुण्य की प्राप्ति करता है। वो कहते हैं कि पुण्य की प्राप्ति करने बिहार में जा रहा हूँ। किसी ने पूछ लिया भाई कैसे, अब ये भी किसी को मालूम नहीं भाई कैसे जाते हैं। उसमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, खासकर 3 फ़ायदे होते हैं। अब जब आप वहाँ पर जाते हैं तो आपकी मॉरल ग्रोथ होती है। मॉरल से मतलब जब वहाँ जाते हैं तो अच्छे से तैयार होके जाएंगे, कोई गाली गलौच नहीं करेगा, कोई ऊंच नीच नहीं बोलेगा, चुपचाप जाएंगे। एक अच्छे डिसिप्लिन इंसान बन के आगे बढ़ते हैं तो आपकी वो मॉरल ग्रोथ होती है। उसके बाद जब हम आगे और बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं बनते से धम्म का ज्ञान लेते हैं, आदान प्रदान होता है। जब आदान प्रदान होता है तो आपकी धम्म नॉलेज बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है वहाँ पर। तीसरी, जब आप वहाँ जाते हैं तो कुछ ना कुछ दान दे के आते हैं। जब दान दे के आते हैं तो जब कोई दान करता है ना तो मन बड़ा खुश होता है, तब उसकी दान पारमिता बढ़ती है। और जब इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है, डिसिप्लिन का, दान पारमिता का और धम्म के ज्ञान का, तो उसे पुण्य कहते हैं, जो आपको विहार में जाने से ही प्राप्त होता है। तो वो आपको बुधवार को वहाँ जाना ही होगा, ये संकल्प लेना ही होगा। हम आज थाईलैंड से बड़े बनते हमारे साथ आए हैं। हमारे पास हर तरह का आज की तारीख में सपोर्ट है। वो कहते हैं कि हम आएंगे, हमें आपको सपोर्ट करना है और आपको हमें सपोर्ट करना है। मैंने कहा मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि मैं जब भी सुनता हूँ तो सब लोग भारत में कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। मैंने कहा एक शब्द और जोड़ना है, बुद्धिस्ट हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, क्योंकि ये राष्ट्र बुद्धिस्ट भी है। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग सभी लोग आपस में मिलजुल कर, बुद्धिज़्म का तो मेरे लिए तो मैं तो आया था तो मुझे लगा कि आज भारत में बुद्धिज़्म 2% है। उसका कारण केवल ये है कि शायद दूसरे धर्मों के लोग हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहे, एकजुट नहीं होने दे रहे। लेकिन जैसे ही मैं इसमें घुसा और मैंने देखा तो मुझे समझ में आया इसका कसूरवार बाहर वाले नहीं हैं, हम खुद ही हैं जो एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हैं। एकता ना होने के कारण आज हमारा ये हाल हो। हम
बहुत सारे शिविर जो है वो थाईलैंड में भी लगा रहे हैं, जिसको श्रामनेर बनना है हम लेके जा सकते हैं। तो लेडीज़ लोग की एक कंप्लेंट थी कि हम भी नन बनना चाहती हैं, उसका कोई टूर लेकर जाएं। थाईलैंड में वो प्रथा भिक्षुणी की नहीं है लेकिन नन की है, तो उसके लिए हमने एक नई बिल्डिंग अपनी रॉयल मोनेस्ट्री में तैयार करा दी है, जहां एक टाइम पर कम से कम 100 महिलाएं आराम से रह सकती हैं। और वो अप्रैल के महीने में हम महिलाओं को भी वहां पर ले जाकर नन बनाने की प्रथा शुरू कर रहे हैं, ताकि वो भी सीख सकें। क्योंकि महिलाएं थोड़ी सी ज़्यादा डिसिप्लिन होती हैं अगर मैं मेल से उनको कंपेयर करूं। तो अब मैं यही चाहता हूं कि हमें सबको मिलकर काम करना है। यहाँ पर स्वर्ण बुद्ध विहारा खड़ा करना है। एक बार आप सभी के मुंह से इकट्ठे सुनते हैं स्वर्ण बुद्ध विहारा 3 शब्द बोलेंगे तो शायद ये गूंज इस पूरे एरिया में जाए, इस धरती में जाए, यूनिवर्स में जाए, ताकि यहाँ पर वो विहार जल्द से जल्द आए। एक बार बोलेंगे मेरे पीछे सिर्फ 3 शब्द, स्वर्ण बुद्ध विहारा, स्वर्ण बुद्ध विहारा। हाँ, अब ये जो विहार है यहाँ पे अब ज़रूर आएगा। और मैं चाहता हूँ एक दूसरे के साथ मिलकर आप रहें। जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं, ग्रेजुएशन की बात है तो सिद्धार्थ भाव को आप बता दें, उनको मैंने उपाधि दे रखी है। वो कहते हैं ना कि हमेशा मेरे पीछे ढाल बनकर खड़े हुए हैं। मैंने कहा पॉलिटिक्स अलग है लेकिन धम्म का कार्य अलग है, तो वो मुझे बोलते हैं कि आप आगे बढ़ो, एक ढाल की तरह वो मेरे पीछे खड़े हुए हैं। इसीलिए मैंने उनको कहा है आप महा उपासक हो, बड़े दिल से काम करते हो और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्ती पक्की है और इसी चीज़ को लेके आगे बढ़ेंगे। एक बार दिल से आप सभी का शुक्रिया करना चाहता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बातें मैंने कही हैं, मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता, लेकिन मैंने जो बातें कही हैं वो शायद आपको समझ में आए। ये बातें मायने रखती हैं और आगे इस चीज़ों को आप ठीक करेंगे। एक बार फिर से बोलते हैं ताकि बनते जी तक आवाज़ पहुँच जाए, उनकी नींद खुल जाए, तो कहीं सोने की तैयारी में भी हो सकता है, ऐसे ना हो। जय भीम। एक बार और, मज़ा नहीं आया, एक बार दोबारा बोलते, मैं बोल एक बार लास्ट बार बोलते हैं, लेकिन मज़ा आना चाहिए, लगना चाहिए। मेरे से अभी तक इन्होंने पूछा नहीं है कि इसका मतलब क्या है, तो मैं चाहता हूँ मैं जब वहाँ बैठूँ तो मुझसे कहें इसका मतलब क्या है, तब मैं उनको बताऊँगा कि इसका मतलब क्या है। भीम का मतलब, जय भीम का मतलब ये भी आप समझ लीजिए। जाते जाते एक और बात बता देता हूँ। आप समझते हैं कि जय भीम बोल दिया तो हम शायद पक्के बुद्धिस्ट हो गए, ऐसा नहीं होता। जय भीम बोलने से आपके कंधों पर इतनी बड़ी जिम्मेदारियां आती हैं, आपके कंधों पर जिम्मेदारियां आती हैं पंचशील का पालन करने की, आपके कंधे पर जिम्मेदारी आती है संगठित होने की, आपके कंधे पर जिम्मेदारी आती है एजुकेटेड होने की, आपके कंधे पर जिम्मेदारी आती है एक दूसरे का साथ देने की, आपके ऊपर जिम्मेदारी आती है संघर्ष करने की। जब ये सारी चीज़ें मिक्सअप करके कंधों पे लाद के चलोगे तब आप हकदार बनोगे जय भीम बोलने के। एक बार आप बोलते हैं जय भीम। थैंक यू वेरी मच जी। गगनजीसाठी एकदा जोरदार ताळ्या हो जाए गगनजीसाठी। गगनजी, मैं तो आपके साथ भी हूँ, लेकिन ये सब बौद्ध उपासक उपासिका आपके साथ, हमारे आप भाई है, इसलिए हम वहाँ सब साथ में है आपके। मला आता भरतीजीला पण चर्चा केली, डॉक्टर सिद्धार्थ भालेरावसोबत केली आणि सर्वांसोबत चर्चा केली। आपण आज 8 तारखेला 8 जानेवारीला धम्मध्वज 50 फुटाचा आपण इथं उभा केला आहे। आपल्याला तुम्ही जसं ह्या वर्षी आलात तसं पुढच्या वर्षी सुद्धा यायचं आहे का आपल्याला इथं या जागेवर यायचे ना? माझी एक इच्छा आहे, तुम्ही त्यासोबत असतात तर आज मी जाहीर करतो बंदीजीच्या समोर। बंदीजी, 8 ऑगस्ट हा जागतिक धम्मध्वज आहे आपला। 8 जानेवारी हा पंचशील धम्मध्वज दिन आहे आपला जागतिक। आणि ह्या वर्षी आपण 50 फुटाचा धम्मध्वज इथं आपण लावलेला आहे। पुढच्या वर्षी धम्मध्वज आपण पुन्हा उभारणार आहे त्याचा, आणि पुढच्या वर्षी 8 जानेवारीला धम्मध्वज दिन आणि अखिल भारतीय बौद्ध परिषद या जागेवर आपण करणार आहोत सुरुवात। त्यासाठी तुम्ही एकदा सर्वांनी मला हात वर करून सांगायचे की आम्ही सर्वजण पुढच्या वर्षी येणार आहोत। इसमें मैं कुछ कहना चाहूँगा, ये अखिल भारतीय नहीं चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय चाहिए, उससे भी बड़ी, खाली भारत तक सीमित नहीं रहना। तो गगन जी, आप तो हमारे भाई है, इसलिए मैं पहले इनको बता दिया। 8 जानेवारी राष्ट्रीय
धम्मदोष दिन आणि इथं सुद्धा राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय बौद्ध धम्म परिषद पुढच्या वर्षीपासून सुरू होणार आहे. तरी आता पुढच्या वेळेचं आमंत्रण मिळो न मिळो, तसं आपला परभणीला 30 एप्रिल आहे ना, त्या पद्धतीनं 8 जानेवारीला आपली आंतरराष्ट्रीय बौद्ध धम्म परिषद राहणार म्हणजे राहणार आहे आणि होणार आहे. आणि या परिषदेला म्हणते आता तुम्ही बिझी असाल खूप, आज देऊन ठेवा सर्व. तर 8 तारखेला आपण पुन्हा पुढच्या वर्षी धम्मध्वज दिन साजरा करण्यासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय धम्म परिषदेसाठी पुन्हा इथं उपस्थित राहायचं आहे. गगनजी आहेत आपल्याला पुन्हा बाहेर देशाचे भंतेजी आपल्याला येऊन धम्मदर्शना देतील. धन्यवाद. सिद्धार्थ भाऊंसाठी जोरदार टाळ्या. म्हणजे कार्यक्रम कोणताही घ्यायचा तर छोटा नाहीच, राष्ट्रीय नाही तर आंतरराष्ट्रीय. आज जगामध्ये परभणीला मी आपल्या सर्वांना सांगू इच्छितो की आपल्या परभणीला जगात जर्मनी आणि भारतात परभणी म्हणतात. तर आता जगात परभणी हे म्हणायला काहीच हरकत नाही भाऊ. एकट्या जर्मनीपुरती परभणी नाही राहिली, आता परभणीला तुम्ही जगामध्ये पोहोचवलं. आंतरराष्ट्रीय, आता गगनजीने जो शब्द वापरला आंतरराष्ट्रीय बौद्ध धम्म परिषद, ती फार मोठी असते. त्याला जे भिक्खू संघ येतात ते जागतिक स्तरावरून येतात आणि ते आपल्याला या ठिकाणी धम्मदेशना देतात. जगातील ज्ञान, जगामध्ये जिथं जिथं भगवान बुद्धांचा धम्म प्रचार आणि प्रसार झाला तिथल्या धम्म अनुयायांचं आपल्यासोबत कल्चरल इंटरकल्चरल ॲक्टिव्हिटीजच्या माध्यमातून आपण त्यांच्यासोबत जे काही रिलिजियस किंवा आपल्या एज्युकेशनल सर्वच पॉलिसीज आपल्याला त्यांच्यासोबत शेअर करायला मिळतात. गगनजींनी त्यांच्या भाषणात एक गोष्ट सांगितली की जेव्हा जय भीम म्हणतो तेव्हा आपल्या जबाबदाऱ्या वाढतात आणि त्या शिक्षणाच्या असतील, संघटित असतील आणि संघर्षाच्या असतील. आपला सगळ्यात मोठा पाया हा शिक्षण आहे आणि शिक्षण हे वाघिणीचं दूध आहे हे बाबासाहेबांनी सांगितलं. गगनजीने देखील आपल्याला तोच संदेश दिलाय. त्यांचा तो संदेश पाळूयात. गगनजीचे इतकं सुंदर मनोगत व्यक्त केल्याबद्दल टाळ्या वाजून आभार व्यक्त करूयात. आणि सिद्धार्थ भाऊंना त्यांनी ज्या पद्धतीनं या ठिकाणी बंधू म्हणून साथ दिलेली आहे, अशीच या 2 भावाची जगभरामध्ये कीर्ती पसरूयात. काकी आपल्याला शुभेच्छा देणार आहेत, परंतु त्यांनी सांगितले की मी सदैव तुमच्या पाठीशी आहे. बोलण्यापेक्षा कृती महत्त्वाची आहे. मागच्या सगळ्यात पहिल्यांदा 384 बुद्ध मूर्ती वाटप अक्षदा मंगल कार्यालयात होतं आणि त्याही कार्यक्रमामध्ये आदरणीय विटेकर काकी होत्या. त्यांनी आपल्याला कृतीतून साथ दिलेली आहे. याही पुढे ते आमच्या पाठीशी असतील. काकींना जायचं असल्यामुळे मी त्यांचे आभार व्यक्त करतो.